हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। आज हम लोग उष्मा संचरण की विधि देखेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, यानी कि चालन हम लोग किसे कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन क्या होता है, यानी संवहन हम लोग किसे कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे रेडिएशन यानी कि विकिरण क्या होता है। और ये सबसे मतलब इसमें से सबसे स्लोएस्ट मेथड कौन सा हीट ट्रांसफर का, सॉलिड में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, लिक्विड एंड गैसेस यानी कि फ्लूइड्स में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, वैक्यूम यानी कि निर्वात में हीट ट्रांसफर कैसे होता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। हम लोग कंडक्टर ऑफ हीट देखेंगे, इंसुलेटर ऑफ हीट देखेंगे। दीक्षा, राजेश, महेश, बिरु, चलिए तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। और लास्ट में हम लोग आज एनटीपीसी में पूछे गए 10 सवाल भी देखने वाले हैं, एमसीक्यू, जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसे भी हम लोग लास्ट में करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि जो आप वो लोग पढ़ रहे हैं उससे सवाल आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे टेम्परेचर स्केल, डिफरेंट डिफरेंट स्केल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले सेल्सियस और मतलब फ़ारेनहाइट और केल्विन देखते हैं, फिर हम लोग सेल्सियस और र्यूमर वाला देखते हैं कैसे चेंज होता है, उसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन को चेंज करना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, थोड़ा सा इसे हम लोग देख लेते हैं। केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज होगा, केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज होगा, आपको रिलेशन बस पता होना चाहिए। क्या है रिलेशन? के -273 अपॉन 5 इज इक्वल टू F -32 अपॉन 9, यही है ना रिलेशन। अब मान लीजिए अगर आपको केल्विन को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं, या फ़ारेनहाइट को पहले केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। के -273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/9 इंटू F -32। ये रिलेशन आपसे पूछता है पेपर में, रिलेशन आपको याद रखना है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273 प्लस 5/9 इंटू F -32। ये रिलेशन अगर आपको पता है, आप कोई भी फ़ारेनहाइट स्केल होगा उसको आप केल्विन में चेंज कर लोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 77 फ़ारेनहाइट को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, इसको हम लोग चेंज करते हैं केल्विन में। आप लोग पहले चेंज करो, क्या होगा आप लोग चेंज करके बताओ इसका। ये फॉर्मूला आपका है चेंज करने का उसको, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली कई बार फॉर्मूले पूछ देते हैं पेपर में आपसे, ठीक है। चेंज करिए इसको, इस फॉर्मूले को यूज करके फटाफट आप लोग चेंज करें, फिर हम आपको कराते हैं। हाँ जी, चेंज करिए सब लोग। चलिए, किस में करना है, केल्विन में। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। के इज इक्वल टू क्या है, 273 प्लस 5/9, एफ कितना है आपका 77 -32, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 273 प्लस 5/9 इंटू क्या हो जाएगा 45, 9 से 5 बार में कट गया, 273 प्लस क्या हो गया 25, यही होगा ना, 25 होगा ना, कितना आ जाएगा 298 केल्विन। एग्जाम में पूछता है ऐसा, आपको करके अभी अपना सवाल जब करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कैसे सवाल बनते हैं यहां से, ठीक है। कितना हो जाएगा 298 केल्विन। इस तरह का मान लीजिए, और मैं आपको एक आध करा दूं, ठीक है, एक आध मैं और आपको करवा देता हूं। जैसे पहले आप ये यहां तक कर लो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। एक क्वेश्चन और इससे कर लेते हैं, फिर हम लोग फ़ारेनहाइट से केल्विन भी देख लेंगे, फ़ारेनहाइट से केल्विन भी देख लेंगे, ठीक है, ताकि कैसा भी सवाल पूछे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
कुछ भी पूछे। हो गया, ठीक है। देखिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, जिसको भी समझ में नहीं आया फिर से एक बार मैं समझा देता हूं, समझिएगा ध्यान से। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिलेशन देखा था k माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9, ये रिलेशन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, k माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हम k इज इक्वल टू लिख सकते हैं 273 प्लस 5/9 इंटू एफ माइनस 32, यानी कि अब हमारा ये केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में ये रिलेशन आ गया 273 प्लस 5/9 इंटू एफ माइनस 32। अब हमें केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, अब सॉरी फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना। आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 77 फ़ारेनहाइट को 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में आप कन्वर्ट करिए, केल्विन में। हमारे पास फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 273, ये हमने निकाला है अभी 273 प्लस 5/9 इंटू एफ माइनस 32। इस फॉर्मूले में हमको क्या करना, बस इस फ़ारेनहाइट का वैल्यू पुट कर देना। 273 प्लस 5/9 इंटू एफ था कितना, एफ है 77, तो मैंने 77 माइनस 32 कर दिया। क्या हो जाएगा 273 प्लस 5/9 गुने 77 में से 32 घटाओ 45 आएगा। 9 से ही 5 बार में कट गया, कितना हो गया 273 प्लस 25 कितना आ गया 298 केल्विन आया। अरे क्वेश्चन है बाबू, ये पूछा है कि 77 फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करिए, कहीं से आया नहीं, ये क्वेश्चन पूछता है ऐसा। आया समझ में। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग और कर लीजिए, इसको कन्वर्ट करिए। 212 फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको आप केल्विन में नहीं, 212 तुम लोग डायरेक्ट लिख दोगे, फिर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, है ना। रुक जाइए, एक 148 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, 148 नहीं, 148 नहीं, रुक जाओ, 158 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, केल्विन में। करिए, कन्वर्ट करिए इसको। डेफिनेटली पूछता है, अभी हम लोग सवाल भी करेंगे। 158 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करिए फटाफट आप लोग। फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए सर। देखिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला, k इज इक्वल टू क्या है 273 प्लस 5/9 इंटू एफ माइनस 32। सिंपल पुट करो, 273 प्लस 5/9 158 माइनस 32। 273 प्लस क्या हो जाएगा 5/9 इंटू 158 में 32 घटाओ 126 होगा। 9 से कितनी बार में घटेगा 14 बार में। 273 प्लस 14 पंचे 70 कितना हो गया 343 केल्विन हो गया। सबको समझ में आ गया, देखो सब बच्चा निकाल रहा है आराम से। अब हम लोग फ़ारेनहाइट से केल्विन वाला थोड़ा देख लेते हैं। ये तो केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज, मतलब कि फ़ारेनहाइट को आप केल्विन में चेंज कर लोगे। अब केल्विन अगर दे दे, फ़ारेनहाइट पूछे तो कैसे करिएगा, है ना। मान लीजिए आपको केल्विन दे दे, अब फ़ारेनहाइट पूछे तो कैसे करिएगा, वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कर लेंगे ऐसा सवाल देगा तो, क्योंकि ऐसा सवाल पूछता है आपसे तभी हम करवा रहे हैं आपको इतना प्रैक्टिस इसका। चलिए अब देखो, केल्विन को अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट। ये तो ये उल्टा हो गया क्या, ये फ़ारेनहाइट को केल्विन में कर रहे थे ना, ये फ़ारेनहाइट को केल्विन में कर लीजिएगा, इसको उल्टा कर लीजिएगा। ये फ़ारेनहाइट से केल्विन है, आरो को ना बस घुमा दो ऐसे,
ये फ़ारेनहाइट को हम लोग क्या कर रहे थे, केल्विन में कर रहे थे। अब केल्विन को हम लोगों को करना है फ़ारेनहाइट में। देखते हैं, केल्विन को करना है अब किसमें, फ़ारेनहाइट में। अब ये कैसे होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, यही है। हम इसको लिख सकते हैं F माइनस 32 बराबर 9/5 इंटू K माइनस 273। हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9/5 इंटू K माइनस 273, अब माइनस कितना 32, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, डायरेक्ट भी आपने कहा, उसमें आपको 2 बार करना पड़ेगा, अगर सेल्सियस में निकाल के फिर केल्विन में करिए, जैसे आपको आता है वैसे कर लीजिए। लेकिन जैसे मैं आप यहां पर आपको सवाल दूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करो इसको। 378 केल्विन को आप कन्वर्ट करिए फ़ारेनहाइट में, 378 केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। यहां पर प्लस 32 होगा, सॉरी प्लस 32 होगा, ये माइनस है ना तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस 32, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, हाँ प्लस 32 होगा ये, ठीक है। इधर आया माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस होगा, ठीक है। अब ये रिलेशन है, इससे आप करिए, निकालिए 378 केल्विन को निकालिए फटाफट, क्या होगा, दो तीन सवाल आपको करवा देते हैं, 2 सवाल, तो आप लोग इजीली कर लोगे इसको। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। दूसरा आप लोग बताओ, 333 केल्विन को कन्वर्ट करो, 333 केल्विन को आप कन्वर्ट करो। दूसरा सवाल है 333 केल्विन। तो पहला वाला देखिए करते हैं हम लोग, 378 वाला करते हैं, फिर 333 वाला भी कर लेंगे। देखिए 378 है केल्विन में, फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू क्या है, K माइनस 273, 9/5 इंटू K माइनस 273 प्लस 32, 9/5, K कितना है 378 माइनस 273 प्लस 32, 9/5 गुने क्या हो जाएगा ये 105 प्लस 32, 5 से कितनी बार में कटेगा, 21 बार में, 21 बार में ही कटेगा ना जी, 5 से ही। 21 9 है, 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 प्लस 32 कितना हो गया, जोड़ दीजिए 221 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। अब दूसरा भी कर लेते हैं, 333 वाला भी कर लीजिए, ऐसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 333 माइनस 273 प्लस 32, 9/5 गुने 60 हो जाएगा ना, ये 8 होगा, हाँ प्लस 32, 5 से 12 बार में कट गया, 108 प्लस 32, बताइए कुछ है इस सवाल में। अब आप लोग बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अब कोई भी आपसे पूछे कर देंगे। र्यूमर वाला अब कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। अरे बिल्कुल ठीक है भाई, है ना, कोई भी रेलवे का एग्जाम है सबके लिए ठीक है। सिर्फ आपको पहला वाला जो हमने बताया था ना टेम्परेचर स्केल वाला फॉर्मूला, उसको आप याद रखिएगा। ऐसा कोई सवाल दे आपसे, आपके उससे बाहर नहीं रहेगा, कुछ भी कन्वर्ट करने दे आपको, ठीक है। हाँ मैन फॉर्मूला बस याद कर लीजिए, सब हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चला हम लोग। अब र्यूमर वाला देख लेते हैं। र्यूमर वाला तो बहुत आसान है ना, र्यूमर वाला बहुत आसान है। ऐसे र्यूमर वाला पूछता न है, ज्यादातर यही से पूछता है जो आपको बताया, फिर भी एक हम लोग र्यूमर वाला कर लेते हैं ताकि आपसे अगर पूछ दे तो आप घबराएं ना उसके लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेल्सियस को र्यूमर में सिर्फ कर लेते हैं। C/5 इज इक्वल टू क्या होता है, R/4, ये रिलेशन है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5R, या फिर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5C, ये हो जाएगा ना रिलेशन। अब मान लीजिए क्वेश्चन है
140 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है र्यूमर में। 140 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में कन्वर्ट करना है। तार इज इक्वल टू क्या है, 4/5 सी। क्या हो जाएगा 4/5 इंटू क्या 140, 5 से काटो, कितनी बार में कटेगा, 5 से 28 बार में। 28 चौके कितना हो जाएगा बताओ, 112 र्यूमर। ठीक है, अरे यहां पर, हाँ यहां पे 5/4 होगा, ये वाला, ये 5/4 होगा, ये 4/5 होगा। ठीक है, ये 5/4 आर होगा, इसको उधर से 5 जाएगा ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछ दे, जैसे मान लीजिए 68 र्यूमर को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करो। 68 र्यूमर का मान सेल्सियस में कितना होगा, 68 र्यूमर का मान सेल्सियस में कितना होगा। सिंपल है, आपको पता है सेल्सियस इज इक्वल टू क्या है, 5/4 आर। पुट कर दीजिए, 5/4 इंटू कितना 68, 7 4 से कितनी बार में, 17 बार में कटेगा, 17 25 कितना हो जाएगा, 85 डिग्री सेल्सियस। कुछ है इसमें, बोलो कर लोगे आप ऐसा। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा पेपर में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे कुछ भी चेंज करने के लिए। इतना आपको पता है, आप कुछ भी कर लेंगे चेंज। आ गया समझ में, अरे हाँ नहीं बोलो। अब आगे चला, हीट ट्रांसफर पे मूव करें हम लोग। हीट ट्रांसफर पे हम लोग मूव करें। ठीक है, हाँ केल्विन में नहीं होता है डिग्री, है ना, वो अलग अलग मेजरमेंट स्केल है ना, उसमें डिग्री का यूज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, उष्मा संचरण, उष्मा संचरण। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या, हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है, कोई भी हीट है उसका एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाना। मान लीजिए आप कोई पानी केटली में रखते हैं, चूल्हा जलाते हैं, पानी गर्म हो जा रहा है, यानी चूल्हा क्या कर रहा है, वो हीट ट्रांसफर कर रहा है, पहले बर्तन में, बर्तन से फिर किसमें, बर्तन से फिर किसमें, याद रखिएगा, बर्तन से फिर किसमें कर रहा है, पानी में। अब पानी जब गर्म होता है ना, पानी जब गर्म होता है, उस गर्म पानी के ऊपर ऐसे हाथ रखो, पानी जब उबलेगा वहां पर हाथ रखो, तुमको भी गर्मी लगे, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अभी आग जो है, स्टील कैसे, जो बर्तन है, बर्तन कैसे गर्म हो, वहां पर अलग मेथड। फिर पानी कैसे गर्म हो रहा है, वो अलग मेथड से गर्म हो रहा है। फिर वहां पर आप चूल्हा के सामने खड़े हैं, वहां पर आपको गर्मी का अनुभव हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। सब अलग अलग क्या होता है आपका यहां पर तरीका होता है हीट के ट्रांसफर का। तो हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफर, टोटल याद रखिएगा हीट ट्रांसफर का 3 तरीका है। कितना तरीका है, 3। याद रखिएगा हीट ट्रांसफर के, यानी उष्मा संचरण के कितने मेथड है, हीट ट्रांसफर के 3 मेथड है, 3 तरीके। सर कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है कंडक्शन। क्या होता है तुरंत हम लोग समझ लेंगे एकदम 1 मिनट में, चालन बोलते हैं इसको। दूसरा है क्या इसका, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन। और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं, विकिरण, है ना। यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि जब क्या होता है, कंडक्शन जो होता है हीट ट्रांसफर,
यानी चालन के द्वारा जब हीट ट्रांसफर होता है तो यहां पर क्या होता है, ये सबसे स्लो मेथड है हीट ट्रांसफर का, सबसे धीमा हीट ट्रांसफर जो होता है वो कैसे होता है, वो होता है कंडक्शन में। और आपसे अगर पूछे, अभी हम पूरा डिटेल में आपको ये सब लिखाएंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि सॉलिड ठोस में हीट ट्रांसफर कैसे हो, ठोस में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, उष्मा का संचरण या उष्मा का प्रवाह कैसे होता है, तो ठोस में चालन विधि के द्वारा होगा। अगर आपसे पूछे लिक्विड और गैस में या फ्लूइड में, फ्लूइड यानी कि तरल, तरल में क्या आता है, लिक्विड गैस दोनों आता है, बताया है आपको। अगर आपसे पूछे फ्लूइड में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, जो मैं बोल रहा हूं ना, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। जब एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, सीधा क्वेश्चन पूछा है, जो मैं बोल रहा हूं। आगे मैं खैर ये सब लिखाऊंगा भी आपको। अगर आपसे पूछे गैसों में या द्रवों में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, तो कैसे होता है आपका, कन्वेक्शन के द्वारा होता है, संवहन के द्वारा होता है। और अगर आपसे पूछे क्या वैक्यूम में, निर्वात में हीट ट्रांसफर हो सकता है, याद रखिएगा निर्वात में भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कैसे, बाय रेडिएशन यानी विकिरण विधि के द्वारा आपका वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर होता है। यानी कि रेडिएशन में हीट ट्रांसफर के लिए अगर मीडियम नहीं भी होगा तो भी हीट को यह ट्रांसफर कर देगा। अगर कोई माध्यम नहीं भी है फिर भी ये क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर कर देगा। माध्यम रहेगा तो कर ही देगा, लेकिन बिना माध्यम के भी हीट ट्रांसफर कर देता है कौन, विकिरण विधि, है ना। और याद रखिएगा जब हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफर की, याद रखिएगा जब हम लोग बात करते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन जो है यह आपका सबसे फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का। उष्मा के संचरण का सबसे तेज विधि है कौन सा, रेडिएशन। सूर्य का जो उष्मा है पृथ्वी तक पहुंचता है वो रेडिएशन के द्वारा ही पहुंचता है। आप भट्ठी के सामने खड़े होते हैं और आपको जो गर्मी का अनुभव होता है, कोई भट्ठी, कोई चूल्हा, उसके सामने खड़ा होते हैं और वहां पर जो आपका हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, इस रेडिएशन विधि के द्वारा ही होता है। एक एक करके अब हम लोग इस विधि को समझते हैं। पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अब यहां पर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, चित्र को बनाना है आपने। चित्र बनाने मतलब समझ लीजिए बस चित्र, कि मैं एक चित्र बना रहा हूं, ये सब अपना खड़ा है, समझिएगा। इस चित्र को समझ लेंगे पूरा मेथड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, समझिए। हाँ, आदमी ही है ना, आप समझो कि ये आदमी ही है। अब क्या है, यहां पर मान लो एक बॉल है, यहां पर अब क्या है, एक गेंद है, बॉल है। अब इस बॉल को हमको यहां से पहुंचाना है यहां तक, ठीक। इस बॉल को कहां पहुंचाना है, यहां से यहां तक पहुंचाना है, ठीक। अब एक तरीका देखो क्या होगा कि ये आदमी बॉल को उठा के इसको दे दिया, ठीक है। फिर ये आदमी बॉल को उठा के इसको दे दिया, फिर ये आदमी बॉल को उठा के इसको दे दिया, फिर ये आदमी बॉल को उठा के इसको दे दिया। यानी ये सब अपने जगह पर ही है, ये सब इधर उधर नहीं हो रहा है। सब आदमी खड़ा है, बॉल है, ये बॉल को उठा के इसको दे दिया, फिर ये बॉल को उठा के इसको दे दिया, फिर ये बॉल को उठा के इसको, फिर ये बॉल को उठा के इसको। बॉल यहां से यहां तक ये पहुंच गया। ये सब अस्थिर है, ये सब ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, ठीक। बात समझ में आ गया। तो ये जो यहां पर बॉल का, इसी तरह मान लीजिए कोई हीट है, यहां पर मान लीजिए क्या है, आप समझिए, ये क्या है, कोई लोहे का एक रॉड है। लोहे का क्या है, ये आयरन का रॉड है, ठीक। ये आयरन का क्या है, रॉड है। और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर एक आप कैंडल जला रहे हो, एक यहां पर मोमबत्ती जला करके ये क्या कर रहे हैं, आप इस सिरे को गर्म कर रहे हैं, इसके इस हिस्से को गर्म कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर ये हिस्से से गर्म कर रहे हैं, तो यहां पर जो हीट है ना, ये इधर से किधर जाएगा, इधर की तरफ। यानी कि ये हाई टेम्परेचर से किधर जा रहा है,
लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, यानी ज्यादा तापमान से किधर, कम तापमान की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो आयरन का ये जो पार्टिकल है, लोहे का जो कण है, ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रहा है। वो कण वहीं स्थिर है, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो वहीं पर है। आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने जगह पर हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, जैसे यहां पर हीट आया, ये आगे बढ़ा देगा, 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 लेकिन ये सब अपने जगह से नहीं लेगा, ये सब अपने जगह से नहीं लेगा, जैसे ये सब नहीं हिल रहा है। यानी कि ये क्या है, ये है आपका, याद रखिएगा क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कंडक्शन, यानी चालन। चालन का मतलब आपको समझ में आया, पहले आप ये बताइए, तब हम इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तब हम इसके बारे में क्या करते हैं, लिखते हैं। आ गया बात समझ में, हाँ ना बोलो। चलिए, अब हम लोग कंडक्शन के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहला है कंडक्शन, फिर दूसरा भी एग्जांपल देखेंगे, पहले चीजों को समझिए आप। कंडक्शन, चालन बोलते हैं इसको, चालन। याद रखिएगा, इसमें उष्मा का प्रवाह या संचरण अणुओं की गति के बिना होता, अणुओं की गति के बिना होता, यानी अणु अपने जगह पर स्थिर रहेगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो अपनी जगह स्थिर रहेंगे, वो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाएंगे। जैसे वो आदमी सब खड़ा था एक जगह पर, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, ठोस में यानी सॉलिड में उष्मा का प्रवाह इसी विधि से होता है, उष्मा का प्रवाह इसी विधि से होता है, ठोस में उष्मा का प्रवाह इसी विधि से होता है। और याद रखिएगा, यह हीट ट्रांसफर का या उष्मा के प्रवाह का, या उष्मा के प्रवाह का सबसे धीमा तरीका, सबसे स्लो मेथड, सबसे धीमा तरीका है। यह उष्मा के प्रवाह का सबसे धीमा तरीका है। अभी आते हैं आयुष, जस्ट वेट, एक एक चीज बताएंगे, थोड़ा सा सब्र रखा करिए, ठीक है। इन दिस heat is transferred without molecule of motion of the object. In this, heat is transferred without motion of molecule of the object. Second, in solid, heat is transferred by this method. In this, in solid, heat is transferred by this method, and it is slowest method of heat transfer. लेकिन याद रखिएगा, इसमें उष्मा के प्रवाह के लिए, पहले तीनों समझ लीजिए, फिर मैं तीनों का कंबाइंड एग्जांपल भी समझा दूंगा आपको। इसमें उष्मा के प्रवाह के लिए, इसमें उष्मा के प्रवाह के लिए वस्तु का संपर्क में होना, कांटेक्ट में होना आवश्यक है, संपर्क में होना आवश्यक है। यानी कि इसमें जो उष्मा का प्रवाह तभी होगा जब क्या होगा, वस्तु कांटेक्ट में होगा, यानी कि संपर्क में होगा, है ना। संपर्क में होगा आपका, तभी क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। अदरवाइज आपका यहां पर बिना संपर्क के हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर बिना संपर्क के हो रहा है तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा, वो रेडिएशन हो जाएगा। अगर विदाउट कांटेक्ट अगर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर रेडिएशन होगा, या गैसों में अगर हो रहा है तो कन्वेक्शन होगा। देखेंगे अभी हम लोग एग्जांपल,
ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा भाई। कोई भी देखिए, जितना आपको डिटेल में करवा रहे हैं ना फिजिक्स, अब कोई भी वनडे एग्जाम देंगे आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम इसका, पहले आप इसे समझो, फिर मैं इसका कंबाइंड एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा, है ना। एग्जाम्पल अभी लिखेंगे हम लोग इसका, अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले आप इसे लिखिए, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। हाँ, दोनों चित्र जो था वो कंडक्शन ही था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल भी देखेंगे, चिंता मत करिए। लिख लिया यहां तक सबने? चलिए, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं। तुम लोग को लगता है ना, फिर से हमारा जैसे लग रहा है हमको, तुम लोगों को डांट खाना है ना। आज तुम लोगों का डांट खाने का मन बहुत कर रहा है ना जी। बताओ, नहीं 2-3 दिन से तुम लोग डांट नहीं सुने हो ना, तो वो कहता है ना कि जब तक सर डांट नहीं खाता ना, तब तक खाने नहीं पचता है ना। हाँ बिल्कुल इनफ है शुभम, आप जाकर के प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, है ना। कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, यहां तक मैं बता रहा हूं ना कि आप पीसीएस का भी पेपर लिखो जाके, है ना। आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल में आपको करवा रहे हैं, है ना। कोई भी वनडे एग्जाम आप देख लीजिए। हाँ, कंडक्शन मींस हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स, यस। सॉलिड में हीट ट्रांसफर कैसे, तो कंडक्शन, दैट्स इट। दस्त हो गया है तो क्या दवाई खाओ, है ना। ऐसा तुम लोग अभी वही वही देख रहे हैं साहिद, है ना। जस्ट वेट, अभी उसी को देखेंगे हम लोग। अणुओं की गति के बिना कैसे, यानी कि हर अणु क्या करेगा, अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देगा दूसरे पे, है ना। अपने ऊर्जा को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, नहीं देखिए, आईएएस में जनरल साइंस नहीं पूछता, आईएएस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बताइए चांदनी जी। अब यार है, अब हम लोग देखिए, वही तो कंडक्शन की बात करें। अब देखिए क्या होता है ना, हर सॉलिड हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, है ना? हर सॉलिड जो है ना, हीट को कंडक्ट नहीं करता। क्या प्लास्टिक है वो हीट को कंडक्ट करेगा? आप देखते हैं कुकर में एक रहता है प्लास्टिक, बैकलाइट लगा रहता है, वो हीट को ट्रांसफर करता है। पूरा कुकर गर्म होता है, कुकर को छुओ या कोई बर्तन कुछ हो एकदम गर्म, लेकिन प्लास्टिक कुछ हो एकदम बढ़िया से, कोई वो नहीं होता। लेकिन क्या इसका मतलब क्या है कि जितना भी सॉलिड है, सारा सॉलिड हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा। इसका मतलब सर हीट का भी कंडक्टर होता है, जैसे विद्युत, हर चीज विद्युत का सुचालक थोड़े ना है। उसी तरह हर पदार्थ हीट को कंडक्ट नहीं करता है। और यहां से याद रखिएगा, हम लोग बात करेंगे क्या, कंडक्टर ऑफ हीट, कि हीट का कंडक्टर कौन कौन है। कंडक्टर ऑफ हीट यानी उष्मा के सुचालक, उष्मा के सुचालक। और उष्मा के सुचालक की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ऐसे पदार्थ, दो सब्सटेंसेस which can pass heat from themselves, which can pass heat from themselves, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। यानी ऐसे पदार्थ जो अपने आप से उष्मा का प्रवाह होने देते हैं, उष्मा का प्रवाह होने देते हैं। यानी ऐसा कोई पदार्थ जो क्या करेगा, अपने आप से उष्मा का प्रवाह होने देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कंडक्टर ऑफ हीट। एंड याद रखिएगा, जनरली, सामान्यतः, यानी कि याद रखिएगा, ऑल मेटल्स, अंग्रेजी हो जाएगा नहीं जी, सभी धातु उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सभी धातु उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट। और सबसे, अगर आपसे पूछे, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया
बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का? कौन सा मेटल सबसे अच्छा सुचालक है हीट का? बताइए। हाँ, बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हीट का? बताओ तुम लोग। हैं? पूछता है क्योंकि क्रम आपसे पूछता है। तांबा, अच्छा चांदी, लोहा, टीना। आपको लगेगा कि सर क्या आप लोहा टीना कर रहे हैं, लग रहा है कि वो लोहा टीना वाला नहीं होता उसके तरह कर, लोहा टीना अगर जो भी। चलिए खैर, हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा यहां पर जो है सबसे ज्यादा जो होता है ना बेस्ट कंडक्टर होता है किस, कौन? सिल्वर, एजी। और एजी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। और सिल्वर से याद रखना, सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर है ना। सिल्वर प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक भी है। और सिल्वर आप लोग बता सकते हैं हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर किसे कहेंगे? हॉर्न सिल्वर किसे कहेंगे? हॉर्न सिल्वर सबसे भारी तत्व जो है यूनोनॉक्टियम है। याद रखिएगा सिल्वर के बाद जो दूसरा है आपका कॉपर। कॉपर यानी तांबा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 29। और कॉपर जो है सेकंड बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का भी है, विद्युत का भी दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है। कौन? तांबा। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? हाँ, ये सब कंडक्शन में ही हम लोग देख रहे हैं, कंडक्शन का ही पार्ट है ये सब अभी। वेरी गुड अशोक, बहुत बढ़िया। देखिए आप, मैंने हॉर्न सिल्वर पूछा और एक बच्चे को सिर्फ पता है ये हॉर्न सिल्वर। याद रखिएगा किसे कहा जाता है? ये कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को, AgCl को क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर। और सिल्वर का एक कंपाउंड होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूनार कास्टिक बोलते हैं। हम लोग जब सिल्वर पे आएंगे, जब हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे, वी विल गो इन वेरी डिटेल, हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे। दूसरा जो उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है वो कौन है? तांबा। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है Au। Au यानी गोल्ड, सोना। ये सोना मतलब इस स्लीप वाला सोना मत समझ जाना, है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79, है ना। और याद रखिएगा जो व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना किसको कहते हैं? वो कहते हैं प्लैटिनम। प्लैटिनम जो होता है वो सोना से भी महंगा होता है, लेकिन सबसे महंगा धातु कौन सा होता है? तो याद रखना यूरेनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं मेटल ऑफ होप, है ना। ये प्लैटिनम का ही यूज होता है, जो फाउंटेन पेन वगैरह देखते हो, फाउंटेन पेन जिसका आविष्कार वाटरमैन ने किया था, जो मैं वही बोल रहा हूं, वन लाइनर में आप लोग लिख लीजिएगा, वन लाइनर में आप लोग लिख लीजिएगा इसको। इसी को व्हाइट गोल्ड कहते हैं, किसको? प्लैटिनम को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। और प्लैटिनम का यूज किस में होता है? याद रखिएगा उसका यूज होता है फाउंटेन पेन की निब में, ठीक है। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वो किया था वाटरमैन ने। किसने? वाटरमैन ने। ये भी रेलवे पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद गोल्ड के बाद अगला आता है, याद रखिएगा इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13, 13 है इसका एटॉमिक नंबर, है ना। और हमारे अर्थ क्रस्ट में जो हमारी भूपर पट्टी है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला धातु है एल्यूमिनियम। भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका हीट के कंडक्टिविटी का जो क्रम है, सबसे ज्यादा कौन करता है? सिल्वर करता है, फिर कौन करता है? तांबा करता है, फिर कौन करता है? गोल्ड करता है, फिर कौन करता है? एल्यूमिनियम करता है। ये इसका क्रम है, ये क्रम भी आपसे पूछते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो सिकंदर अंसारी जी। और आगे जो फाइनल लिस्ट है उसमें भी नाम लाइए, है ना, मिठाई खिलाइए फिर, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ग्रेफाइट कहां है इसमें? ग्रेफाइट है क्या? नहीं है ना।
ग्रेफाइट हीट को कंडक्ट करता है क्या? नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट का बहुत कम करता है ना। यहां पर हम बात कर रहे हैं हीट के ट्रांसफर की। डायमंड जो है वो हीट को, डायमंड की जब बात करते हैं ना, डायमंड एक क्या है, कार्बन का अपर रूप, एक नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन वो हीट को ट्रांसफर करता है, वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है ना। क्लियर? आगे चलें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे हाय नहीं बोलो। फटाफट लिखिए इसको, फिर चलते हैं इसके आगे। फटाफट लिखो। लिख लिया सभी ने? चलिए अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो सबसे देखो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है मेटल में भी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इन मेटल, तो याद रखिएगा पुअरेस्ट यानी कि धातु में उष्मा का सबसे पुअर कंडक्टर, यानी कि जो धातु में सबसे कम उष्मा को क्या करता है, संचरण करता है, सबसे कम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, याद रखिएगा वो कौन है, वो है आपका लेड, लेड यानी पीबी, ठीक है, पीबी ये सबसे, यानी इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सीसा, ठीक है। फिर आएगा इसके बाद मरकरी, ठीक है, लेड के बाद क्या आएगा, मरकरी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो पीबी है, इसके बाद आप लिख लीजिए सबसे पुअर कंडक्टर है हीट का, और इसके बाद कौन आएगा, एचजी, एचजी यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी, मरकरी यानी जैसे हम लोग कहते हैं पारा, और पारा जैसे मैं बोलूं एटॉमिक नंबर 80, क्विक सिल्वर कहते हैं लिक्विड मेटल है, धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाती है ना, ये सब पता होना चाहिए आपको। और लेड का याद रखिएगा, लेड का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 82, 82, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क है जिसका नाम है गैलेना, गैलेना है ना, जिसका फॉर्मूला होता है पीबीएस। ये क्या है, लेड का अयस्क है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं, गैलेना, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है ये, बात समझ में आ रही है। पारा का कितना है, 80, लेड का कितना है, 82, लेड सल्फेट बोलेंगे उसको। अब देखिए हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी कंडक्टर्स हो गए हीट के, उष्मा के क्या हो गए, सुचालक हो गए। पारा का अयस्क है सिन्नेबार, कैलोमल, अयस्क का मतलब कि जिससे कोई धातु है ना, जैसे बहुत सारा धातु है वो हमें सीधा नहीं मिलता, जैसे कुछ धातु है ना वो हमें नेटिव स्टेट में मिलता है। नेटिव स्टेट का मतलब क्या, स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, फ्री फॉर्म में मिल जाता है, प्योर फॉर्म में मिल जाता है वो हमें, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम, ये सब क्या है ना, ये सब हमें नेटिव स्टेट में मिल जाता है, यानी कि प्योर फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन सारा धातु हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसके साथ कुछ कुछ अशुद्धि मिला रहता है। जैसे लोहा है सीधा मतलब प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा अपने ओर के रूप में, अपने अयस्क के रूप में। जैसे लोहा मिलेगा हेमेटाइट के रूप में मिलेगा, मैग्नेटाइट के रूप में मिलेगा, लिमोनाइट के रूप में मिलेगा, सीडेराइट के रूप में मिलेगा, आयरन पायराइट के रूप में मिलेगा। आयरन पायराइट जिसको हम लोग मूर्खों का सोना भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, FeS2, ठीक है। ये सब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आता है इंसुलेटर ऑफ हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट, पीबीएस, ये गैलेना का सूत्र है, ये जो गैलेना है ना इसका सूत्र है, ये अयस्क है किसका, इस शीशे का अयस्क है, यानी शीशा जो मिलता है ना इसी फॉर्म में, इस गैलेना से मिलता है हम लोगों को, ठीक है, क्लियर। शीशा और कांच में क्या अंतर है, शीशा एक धातु है और कांच क्या है, धातु नहीं,
कांच एक क्या आपका पदार्थ है? कांच कई सारे पदार्थों से मिलकर बनता है। उसमें आपका क्या होता है? कांच में सोडा होता है, एल्यूमिना होता है ना, और भी कई सारी चीजें होते हैं। सीसा, ग्लास और सीमेंट और ग्लास एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर, वहां पर बताएंगे। कांच, कांच अलग है, सीसा धातु है, जबकि कांच क्या है आपका? वो एक पदार्थ है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। दूसरा होता है पुअर कंडक्टर, मतलब कि इंसुलेटर ऑफ हीट। इंसुलेटर ऑफ हीट, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। इंसुलेटर ऑफ हीट यानी कि उष्मा के कुचालक। उष्मा के कुचालक का मतलब क्या? ऐसे पदार्थ जो खुद से यानी अपने आप से हीट का ट्रांसफर नहीं होने दे, जो अपने आप से उष्मा का प्रवाह नहीं होने दे, उष्मा का प्रवाह नहीं होने दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। दोज सब्सटेंसेस which does not pass heat through it, those substances which do not pass heat through it। एग्जाम्पल है इसका लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन। इसके बाद याद रखिएगा ऊन, देन रबड़। ठीक, ये सब क्या है? ये सब आपका हीट का ट्रांसफर नहीं होने देता है। और एक याद रखिएगा, जो आपका देखता है, जो आपका माइक्रोवेव ओवन होता है ना, ओवन में एक कांच का बर्तन का यूज करता है। ओवन में खाना बनाने के लिए एक अलग से बर्तन आता है कांच का, और ओवन में जो बर्तन आता है वो कौन सा होता है? बोरोसिलिक ग्लास होता है। उसमें कौन सा ग्लास होता है? बोरोसिलिक ग्लास, बोरोसिलिक कांच होता है। ये बोरोसिलिक कांच जो है ना, ये बहुत क्या होता है? ये भी इंसुलेटर है हीट का, बोरोसिलिक। और याद रखिएगा लकड़ी है, प्लास्टिक है, ऊन है, रबड़ है, ये सब क्या है? ये सब हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा। और नोट में आप लोग लिख लेंगे एयर एंड वाटर, यानी एयर और पानी, यानी हवा और पानी, हवा तथा पानी उष्मा का पुअर कंडक्टर है, यानी कि उष्मा का खराब चालक है। यानी हवा भी हीट को अच्छे से ट्रांसफर नहीं होने देता है। पानी भी उष्मा का क्या है? मतलब अच्छे से ट्रांसफर नहीं होने, यानी कि ये क्या है? ये पुअर कंडक्टर है हीट का, पानी और हवा दोनों। ठीक है, अरे मतलब इंसुलेटर का मतलब यह है कि वो जैसे कंडक्ट कर रहा है हीट को। ठीक है, ठीक है, मतलब कि अच्छा कंडक्टर नहीं है, बहुत अच्छे से ट्रांसफर नहीं होने देता है हीट को, है ना, यह है इसका मतलब। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, हीट भी पास होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इंसुलेटर है, मतलब ये क्या है? खराब कंडक्टर है। बात समझ में आ रहा है? खराब कंडक्टर है ये, इसलिए याद रखिएगा ओवन होता है एक, मतलब खाना पकाने का एक होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है उसमें, है ना। हाँ, थर्मोकोल वगैरह भी है। बोरोसिलिक बताओ, अरे ये देखो बोरोसिलिक ना एक मतलब उसमें कांच का यूज होता है, वो माइक्रोवेव ओवन होता है एक, है ना। देखते होगे रेस्टोरेंट सब में कोई खाना गर्म करने के लिए यूज करते हैं या खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उसमें इस बोरोसिलिक ग्लास का, कांच का यूज होता है। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गया? ये सब मतलब बहुत कम हीट को ट्रांसफर नहीं होता, तो लकड़ी को आप देखिएगा, लकड़ी भी गर्म होता है। इंसुलेटर का मतलब कि जो अपने आप से उष्मा का प्रवाह अच्छे से नहीं होने दे,
बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल वगैरह बताएंगे आपको, है ना। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, अब इसका एग्जाम्पल वगैरह ना हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब देखिए आप लोग को एक चीज बता दें कि आपकी जो अगली क्लास है ना, वो अब होगी कब? तो 2 दिसंबर को होगी, 2 दिसंबर को आपकी अगली क्लास होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि मैं अभी नेक्स्ट 2 वीक के लिए मैं छुट्टी पे रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में क्या है, शादी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 वीक के लिए मैं छुट्टी पर रहूंगा, कल आपकी क्लास नहीं होगी, है ना। आ, कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मुझे जाना है, थोड़ा काम से एयरपोर्ट जाना है ना। मेरे घर में शादी है, मेरी सिस्टर की शादी है ना। मेरी सिस्टर, मेरी अपनी बहन की शादी है ना। तो ठीक है, और उसी में जाना है, तो मेरे कल भी आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरे भैया भाभी बाहर रहते हैं तो वो आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए, तो इसलिए कल आपका क्लास नहीं होगा। अगला क्लास जो होगा ना वो आपका होगा कब? अभी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है अभी, ठीक है। क्वेश्चन अभी 10 सवाल है, ठीक है। इसलिए सबको बता दिया सवाल से पहले, कहा कि सवाल होते ही तुम लोग भाग जाते हो, सुनते है ये नहीं हो कुछ, है ना। तो तुम लोगों का काम क्या होगा कि जितना अभी तक पढ़े हैं ना, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन खोज खोज के करना है, सारा क्वेश्चन खोज खोज के करना, जितना भी पढ़े हैं हम लोग। और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछना तुम लोग, ठीक है। चलिए तो सवाल कर लेते हैं। हाँ ठीक। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। हाँ सब आना, है ना। पहला क्वेश्चन है, उत्तर दो इसका, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा? ये 0 केल्विन हो जाएगा, है ना, 0 केल्विन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, केल्विन स्केल पे क्या है? पढ़िए सवाल को, इसके बाद उत्तर दीजिए। 10 में से 10 आपका सही होना चाहिए, 10 क्वेश्चन है, 10 में से 10 सवाल सही होना चाहिए, एक को गलत नहीं होना चाहिए। और ये सारा क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा ना, हिमांक बिंदु पूछ रहा है। अगर क्वथनांक बिंदु पूछता तो आपका बी होता, क्वथनांक बिंदु नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा? 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, ये तो मतलब ऐसे कर देंगे आप लोग, करिए। पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कितने टेम्परेचर पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। केल्विन में पूछ लेता तो बताओ, केल्विन में अगर पूछ लें तो क्या होगा? केल्विन में अगर पूछ लें कितना हो जाएगा? केल्विन में 273 जोड़ दो, 277 केल्विन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अभी सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, 2019 वाला पेपर हुआ था, 2020 में, हाँ 2021 वाले में, 2019 वाले में, उसमें पूछा गया है ये सब। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? बताए थे कल कि पूछता है यहां से क्वेश्चन खूब, यहां से खूब क्वेश्चन पूछता है, बताया था ना। कितना फ़ारेनहाइट हो जाएगा? 32 फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट पूछ दे तो बताओ सब लोग कमेंट में, अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछ देता तो क्या उत्तर होता? अगर क्वथनांक बिंदु पूछ देता तो कितना हो जाता? 212 फ़ारेनहाइट। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो। सब ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। बच्चा से 3700 इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ये यूनिट का ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। और आप ये बताइए हमारे शरीर के तापमान को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? बताए थे कौन सा अंग नियंत्रित करता है जी हमारे शरीर के तापमान को? अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 98.6 फ़ारेनहाइट। और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्रायोजेनिक बताए थे, क्रायोजेनिक क्या कहते थे? किसके स्टडी को? जो आपका कम तापमान था उसके अध्ययन को क्या बोलते थे? क्रायोजेनिक। और हाई टेम्परेचर की स्टडी को क्या बोलते थे आप लोग बताइए? हाई टेम्परेचर का जो स्टडी होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? यह भी पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी। हाई टेम्परेचर का स्टडी पायरोमेट्री। एक बार पूछ दिया कि हीट का स्टडी जिसमें करते हैं फिजिक्स में, एनटीपीसी में यह भी क्वेश्चन पूछा है कि जिस फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें कि हम लोग हीट का स्टडी करते हैं। ऑप्शन में था एक थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा सब क्वेश्चन करेगा, पूछेगा, कर दोगे? ठीक है। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम हीट का स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। कह रहा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल किस तापमान पर समान रीडिंग दिखाएगा? यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? -40। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। कह रहा 78 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में कितना होगा? पूछा गया क्वेश्चन है ये, पूछा गया क्वेश्चन है ये। 78 डिग्री सेल्सियस है, पूछ रहा है इसका तापमान केल्विन में कितना होगा? केल्विन में कितना होगा? 273 जोड़ दो प्लस 78 कर दो, कितना हो जाएगा? 351 हो जाएगा। डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस विधि से द्रव का अणु उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करता है? बताए अभी। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा, 2-3 बार क्या, कम से कम 8-10 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा है कि द्रव और गैस में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? द्रव और गैस में उष्मा का संचरण किस विधि से होगा? बताए थे ना अभी, संवहन से होता है। ठोस में किससे होता है? कंडक्शन से होता है। वैक्यूम में किससे होता है? निर्वात में रेडिएशन से होता है। अगला क्वेश्चन, बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स बिकॉज। बताए थे अभी कि बोरोसिलिक माइक्रोवेव ओवन में कौन सा बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज होता है? बोरोसिलिकेट ग्लास या बोरोसिलिक ग्लास का यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये हाईली हीट का रेजिस्टेंस है, ये हीट का अत्यधिक क्या है? प्रतिरोधी है ना, इसलिए वो क्या होता है? गर्म नहीं होता है। ठीक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ये सब था आज का सवाल। तुम लोगों का कितना कितना क्वेश्चन सही हुआ? 10 में से 10 होना चाहिए ऐसे। बाकी तुम लोग बताओ। अब जितना तुम लोगों का इस बीच में क्या करना है, आप लोगों को इस बीच में जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं करिए, जितना क्वेश्चन बना सकते हैं बनाइए, और हम आएंगे फिर आने के बाद फिर से इसके आगे के मुद्दों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। 10 में से 10 होना चाहिए था, ऐसे चलिए 8-9 भी है तो चलेगा। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी को कोई डाउट? ठीक है।
ठीक, चलिए अब मिलते हैं। अब आपकी अगली क्लास जो होगी 2 दिसंबर को होगी, याद रखिएगा 2 दिसंबर को अगली क्लास होगी आपकी। हम लोग मिलेंगे अब 2 दिसंबर को, ठीक है। वो भी बताएंगे अभी आयुष रेडिएशन पे जब आएंगे उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।